स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ऑब्व्यू की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है, उसका जनरल नोटेशन क्या है, एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे इसके टाइप्स की और उसको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए सीधा चलते हैं बोर्ड पर। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं एक मैट्रिक्स है अपनी रो मैट्रिक्स, जिसको कि अपन कहते हैं पंक्ति ऑब्व्यू। ठीक है ना। अब यहां पर एक स्टूडेंट एक सेकंड में आपकी ओर लूंगा। यहां देखिए क्या कि अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो या मैथ के और जो मैंने इसमें वीडियो डाले हैं वो नहीं देखे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके ये सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग पे देख लेते हैं रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति ऑब्व्यू। अब ये देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ आर है यानी पंक्तियों की संख्या वो तो होती है 1, और नंबर ऑफ सी जो है वो कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू n, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक, ये अब कैसे देखिए, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि a इक्वल कोई मैट्रिक्स है 2 3 4। अब आप देख सकते हो कि इसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम इसके कितने हैं, 3। तो अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं ऑर्डर की, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1 क्रॉस 3। तो हमेशा ध्यान रहे कि जो रो मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है वो हमेशा 1 क्रॉस n को फॉलो करती है। ठीक है, यानी रो हमेशा बनी रहेगी, कॉलम कोई भी हो सकते हैं, कॉलम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है ना। ये था आपका रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति ऑब्व्यू। नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर 2 पर स्टूडेंट्स है अपना कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ ऑब्व्यू। अब जैसे आपने देखा कि रो मैट्रिक्स में रो एक होती थी, तो उसी तरीके से सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक हो जाएगा। कैसे देखिए, यहां पर क्या है कि जो रो है वो तो आपकी कोई भी हो सकती है, या n क्या है, n बिलोंग्स टू n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, और जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी स्तंभों की संख्या वो आपकी एक ही रहेगी। तो ऑर्डर जो रहेगी इस तरह के मैट्रिक्स की यानी कोटि, वो आपकी n क्रॉस 1 की फॉर्म में रहेगी। ठीक है ना। ये अब देखिए कभी कभी कंपटीशन में क्या है कि ये जो चीज है वो पूछ ली जाती है कि जो स्तंभ ऑब्व्यू है उसका जनरल नोटेशन क्या है, तो वो n क्रॉस 1 रहेगा, और इससे पहले पंक्ति का क्या था, 1 क्रॉस n था। चलिए खैर अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसा मान लो कोई मैट्रिक्स है a इक्वल 2 3 7। अब आप इसमें देख सकते हैं रो तो कितनी है, 1 2 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या तो 3 है, लेकिन अगर मैं कॉलम की बात करूं इस तरह से ये वर्टिकली, तो कॉलम आपको एक ही इसमें लग रहा है। तो आपकी कोटि इसमें क्या हुई, इसकी ऑर्डर हुई आपकी 3 क्रॉस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पंक्ति कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉलम हमेशा एक ही रहेगा। तो इसको आप कहते हैं स्तंभ ऑब्व्यू। अब आगे चलते हैं। तो नंबर 3 पर है स्टूडेंट अपना एकल ऑब्व्यू यानी सिंगलेटन मैट्रिक्स। अब इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए सिंगलेटन मैट्रिक्स होता क्या है, जैसा कि आपको इसके नाम में दिख रहा है सिंगल, सिंगल का मतलब एक। तो इसमें होगा क्या, देखिए कि जो रो है वो भी आपकी एक रहेगी और जो कॉलम है वो भी आपका एक रहेगा, और इस तरह के मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो आपकी रहेगी 1 क्रॉस 1। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कोई मान लो मैट्रिक्स ले लिया, उसमें एक ही एलिमेंट है। अब आप देख रहे हो इसमें रो भी कितनी है, 1, और कॉलम भी कितना है, 1। तो इसकी ऑर्डर इसीलिए क्या हुई, 1 क्रॉस 1। तो सीधी बात यह है कि जो आपका ऑर्डर होता है इसका वो तो होता है 1 क्रॉस 1, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1, यानी एक ही एलिमेंट होगा। तो कुल मिला के अब तक जो 3 बातें मैंने कही उसमें क्या क्या है, पंक्ति ऑब्व्यू में पंक्ति कितनी होगी, 1, स्तंभ ऑब्व्यू में एक स्तंभ होगा, और एकल ऑब्व्यू में पंक्ति भी एक होगी और स्तंभ भी एक होगा। नंबर 4 पर देखते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 4 पर है हमारा यहाँ पर नल और वॉइड और जीरो मैट्रिक्स, इसको आप कहते हैं शून्य ऑब्व्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इसका साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ईच एलिमेंट है शुड बी 0, यानी वो 0 होना चाहिए। कैसे देखिए, जैसे मैंने ये कोई मैट्रिक्स ले ली a इक्वल अब इसमें मैंने ये 0 लिख दिया। ठीक है, या मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, उसमें आपका 0 0 इस तरह एलिमेंट आ गया, या मैंने मान लो यहां पर ले लिया 0 0 0 0,
और यहां मैंने मान लो कोई 3x3 का ले लिया, जैसे इसमें 3 पंक्तियां ले ली और 3 ही मैंने स्तंभ ले लिए। अब देखिए यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जनरली वैसे तो ये शून्य अवयव है, इसलिए हर अवयव शून्य होगा और हम इसको 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ये तो हर एक मैट्रिक्स को मैं 0 से डिनोट कर सकता हूं। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि जिन मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हैं, जैसे कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो उसको आप 0 के अलावा ऐसे भी लिख सकते हो 0-2। क्लियर? 0-2 का मतलब है यहां पर 0 मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी द्वितीय कोटि का शून्य अवयव। ऐसे ही यहां पर देखते हैं, इस O को भी आप क्या लिख सकते हैं, O3 या 0-3। 0-3 का मतलब है यहां पर 0 मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स है, हमारा अगला अवयव है यहां पर वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम है वर्ग, तो आप जानते हो जो स्क्वायर होता है वो हर साइड से कैसा होता है, इक्वल होता है, हर साइड उसकी बराबर होती है, तो इसकी शेप भी ऐसी रहेगी। इसमें क्या होता है कि m और n इक्वल होने चाहिए। m क्या था, m मैंने बताया था नंबर ऑफ r यानी पंक्तियों की संख्या होती है, n क्या होता है नंबर ऑफ c यानी कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। तो कहने का मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको अपन कहते हैं वर्ग अवयव। कैसे, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने मान लो a इक्वल ले लिया यहाँ पर 0,597। अब आप देख सकते हो ये क्या है, 2x2 का यहाँ पर वर्ग अवयव है। इसकी कोटि कितनी है आपकी, 2x2। क्लियर? इस तरह से। ऐसे ही मान लो किसी ने आपको 3x3 दे दिया, 0, 5, 9, 2, 3, 1 एंड 1, 7, 2, तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी ऑर्डर, 3x3। वर्ग अवयव में स्टूडेंट स्पेशल बात क्या रहेगी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या रहेगी यहाँ पर इक्वल। क्लियर? अब इसमें यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है। अब वो पॉइंट क्या है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी वर्ग अवयव है उनमें इस तरह से डायगोनल बन रहे हैं यानी विकर्ण बन रहे हैं। जैसे ये भी बन रहा है, ऐसे इसमें एक ये डायगोनल बन रहा है और एक आपका ये भी डायगोनल बन रहा है। क्लियर? तो जो डायगोनल आपका यहां से बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट से, यानी जिसमें A11 इंक्लूड है, पहला एलिमेंट इंक्लूड है, उसको तो अपन कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। ठीक है ना? और जिसमें ये दूसरा डायगोनल होता है आपका, उसको अपन कहते हैं यहां पर सेकेंडरी डायगोनल यानी द्वितीयक विकर्ण। तो यहां पर ये ध्यान रहे कि मैट्रिक्स में जितनी भी बातें हैं वो सभी प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में है। जैसे अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है कि इसके विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं, तो आपको मुख्य विकर्ण के ही बताने हैं। द्वितीयक विकर्ण आपको तभी बताना जब आपसे स्पेशली उसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं यहाँ पर इसके बारे में पूछूं आपसे कि ये मैट्रिक्स है, अब मैं आपसे कहूं कि विकर्ण में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे 0, 3, 2। क्लियर? बाकी आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट वर्ग अवयव। तो स्टूडेंट नंबर 6 पर है हमारा आयताकार अवयव यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखिए ये क्या होता है आयताकार अवयव। जैसा कि अभी मैंने वर्ग में बताया, वर्ग में क्या होता है कि हर साइड इक्वल होती है, यानी उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, यानी वर्ग अवयव अगर आप ले रहे हो तो वर्ग में क्या था कि m इक्वल n की शर्त यहां पर लागू होनी चाहिए। लेकिन आयत में क्यों अपन जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो इसमें रो और कॉलम अनइक्वल होंगे। कैसे? जैसे कि रो को अगर मैं m और कॉलम की संख्या को n कहूं तो यहां शर्त लागू होगी, कौन सी होगी, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है? कैसे? देखिए जैसे एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे a इक्वल मैंने लिख दिया मान लो 2, 3, 4, 1, 7, 9। अब इसमें आप देख रहे हो कि रो कितनी है, रो इसमें पंक्तियां हैं आपकी 2 और कॉलम यानी आपके स्तंभ हैं इसमें कितने, 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो ऐसे अवयव को आप क्या कहेंगे, आयताकार अवयव। और अगर ये बराबर होते तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है अपना विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 शर्त होती है तभी कोई अवयव विकर्ण अवयव बन सकता है। पहली तो शर्त यह है उसमें कि वो वर्ग अवयव हो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है, यानी उसमें पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर नहीं होंगे तो वो अवयव विकर्ण अवयव नहीं बन सकता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है उसमें कि जो आपके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हैं
वो आपके होने चाहिए यहाँ पर, वो आपके होने चाहिए सभी जीरो। क्लियर। और मुख्य विकर्ण होना चाहिए अशून्य यानी नॉन जीरो। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे कि a इक्वल मैंने लिख दिया मान लो 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 4। क्लियर। तो अब आप खुद ही देख रहे हो कि इसमें क्या है, वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसकी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। और मुख्य विकर्ण इसका क्या है, ये 1 2 4, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट क्या है, 0। तो ये इस तरह से इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। क्लियर। अब आप चाहें तो देखिए, जब आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे आप इस ए को यह भी लिख सकते हो कि डायगोनल ए इक्वल यहाँ पर 1 2 4। अब इस तरह लिखने से क्या हो जाएगा कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो इन शॉर्ट में कोई एग्जांपल लूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आव्यूह है डायगोनल बी इक्वल 1 2। अब इसको आपको डिटेल में लिखना है, तो आपका बी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0, यहाँ पर 0 2। तो ये डायगोनल हो गया आपका 1 2। क्लियर। तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने स्टूडेंट क्या समझा, इसमें हमने ये समझा कि जो आपका A11 है और A22 है, A33 है, ये सब एलिमेंट कहाँ मिलेंगे, डायगोनल में। और ANN है, तो ये सब होंगे आपके नॉन जीरो, और इनके अलावा जो भी है वो जीरो। अब इनको तो आप जानते ही हो कैसे। A11 इसमें क्या है, ये A11 है। A22 क्या है, ये एलिमेंट A22 है। A33 क्या है, A33। ऐसे ही आपका आगे चलाता जाएगा। तो ये आपके सब होने चाहिए नॉन जीरो यानी अशून्य। तो आपने मेन बात क्या समझी विकर्ण आव्यूह में, कि विकर्ण आव्यूह वही हो सकता है जो पहले तो वर्ग आव्यूह हो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अवयव क्या होने चाहिए, जीरो। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको इकाई तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके विकर्ण के अवयव होते हैं A11 A22 A33 और ऐसे ही मान लो ANN, ये सब तो होते हैं 1। और इनके अलावा जो भी एलिमेंट ऐसे होंगे, जैसे AIJ कोई इस तरह का एलिमेंट है कि जिसमें I और J अनइक्वल है, तो वो सब आपके यहां पर रहेंगे जीरो। कैसे, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, इस तरह। अब आप देख रहे हो कि ये अवयव कौन सा है, A11, ये क्या है A22, ये क्या है A33। तो ये सब तो क्या है, 1 है। और इनके अलावा जिनमें की ये और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं वो सब आपके रहेंगे जीरो। तो सीधी बात क्या है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इसमें मुख्य विकर्ण का अवयव तो 1 होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए जीरो। अब इसकी देखिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि इकाई या तस्मक वही हो सकता है जो पहले वर्ग आव्यूह हो, पंक्ति स्तंभ बराबर हो। दूसरी शर्त कि मुख्य जो विकर्ण है प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें केवल एक को ही आने की परमिशन मिलेगी, और इस मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव सब क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये आपकी कुछ 3 शर्तें हैं किसकी, इकाई या तस्मक की। अब देखिए, इसको इकाई तो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य विकर्ण में सिर्फ बना रहा है। अब आप सोच रहे होगे इसको तस्मक क्यों कहते हैं, तो तस्मक इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हैं, आई का मतलब तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब ये एक इकाई आव्यूह है, तो इसको आप चाहो तो आई से भी डिनोट कर सकते हो। और अब क्योंकि इसमें देखिए 3 क्रॉस 3 का है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो एक संकेत इसका I3 भी आप लिख सकते हो। तो इसको ऐसे किसी भी संकेत से आप लिख सकते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स का अपन आई यानी तत्समक आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वहां पर आई का एलिमिनेशन हो जाता है यानी विलोपन हो जाता है। तो वहां पर AI इक्वल क्या होगा, A। ऐसे ही अगर कोई आई का भी अगर A से इंटू करे तो भी उसमें A ही आएगा। तो इस तरह से यहां पर हमने क्या देखा कि यहाँ I जो है वो A के लिए गुणन तस्मक का काम कर रहा है। गुणन तस्मक क्या होता है, जिसका गुणा करने से कोई फर्क ना पड़े। तो क्योंकि ये गुणा में गुणन तस्मक का काम करता है इसलिए इसको तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, और क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण में 1 होता है इसलिए इसको इकाई आव्यूह भी कहते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 9 पर हम देख रहे हैं अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब वर्ग आव्यूह कब बनेगा, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगी। दूसरी उसकी शर्त यह है
कि वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। अब विकर्ण आव्यूह कब बनेगा? जब मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव क्या होंगे? 0। और तीसरी और इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि जो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, जिनको आप A11, A22, A33 या और भी जो भी हैं, ये सब होने चाहिए बराबर, है ना। तो इसमें दो चीजें हैं कि ये सभी इक्वल यानी बराबर होने चाहिए और सभी नॉन जीरो यानी अशून्य होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं। कैसे? चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे A इक्वल मैंने ले लिया, मान लो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये मुख्य विकर्ण है। अब देखिए इसमें ये तीनों शर्तों को इसमें देखते हैं कि ये पालन हो रहा है कि नहीं। पहले वर्ग आव्यूह, तो इसमें पंक्ति स्तंभ बराबर है, तो ये तो हो गई शर्त पूरी। विकर्ण आव्यूह यानी मुख्य विकर्ण के अलावा शेष 0 है, तो ये भी शर्त पूरी हो गई। और तीसरी शर्त क्या है कि ये मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होने चाहिए। भाई ये A11, A22, A33, तो ये सब बराबर भी हैं और नॉन जीरो यानी अशून्य भी हैं। तो ये अगर सभी शर्तें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं तो ये आव्यूह को 100% हम क्या कह सकते हैं? अदिश आव्यूह। स्टूडेंट नंबर 10 पर है हमारा त्रिभुजाकार आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, आप इसको अब इस बार ध्यान से देखना। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले तो क्या है कि 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, पहली बात तो ये। और दूसरा होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है ना, इस तरह से निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये 2 चीजें हैं इसमें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऊपरी त्रिभुजाकार है और कौन सा निम्न त्रिभुजाकार है? देखिए अब इसमें है क्या चीज, देखिए इसमें होता क्या है ऊपरी त्रिभुजाकार में कि जो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव होते हैं वो तो होंगे अशून्य और इसके नीचे के होंगे शून्य। जैसे मान लो मैंने कोई अवयव ले लिया 1 2 3 0 4 5 और यहाँ 0 0 7। अब आप देख सकते हो इसका मुख्य विकर्ण क्या है ये। अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव जो है वो तो अशून्य है और नीचे के शून्य। और यहाँ आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप भी बन रही है, त्रिभुजाकार संरचना भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसीलिए इसको त्रिभुजाकार आव्यूह भी कहते हैं, है ना, इस तरह से। अब ऐसे ही निम्न त्रिभुजाकार में इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें नीचे के अशून्य हो जाएंगे, ऊपर के शून्य हो जाएंगे। कैसे देखते हैं? जैसे चलिए 4 क्रॉस 4 का देखते हैं। जैसे मैंने मान लो कोई अवयव ले लिया 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 and 4 7 9 0 and 9 7 1 6। तो यहां स्टूडेंट मैंने ये 4 क्रॉस 4 का एक लिया है। अब आप देख सकते हो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये बन रहा है, ये 1 3 9 6। तो अब इसके नीचे के जो आप देख रहे हो वो तो अशून्य है और ऊपर के सब क्या है? शून्य है। यहां भी अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। देखिए ये अगर मैं एलिमेंट्स को आपस में यहां मिलाऊं तो यहां भी एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। अब यहां देखिए 2 बातें यहां पर। अब इसको आपको याद कैसे रखना है? इसमें तो रहेंगे ऊपर के 0 और इसमें रहेंगे नीचे के, उल्टा है। ऊपरी त्रिभुजाकार में तो आपके रहने नीचे के 0 और निम्न त्रिभुजाकार में रहने ऊपर के 0। क्लियर? अब देखिए इसमें एक ट्रिक आती है, जैसा कि आप देख रहे हो ये 4 क्रॉस 4 का है। कितना है? 4 क्रॉस 4। तो 4 क्रॉस 4 का मतलब ये होता है कि इसकी कोटि यानी 4 क्रॉस 4 है। तो जो कोटि होती है अगर हम उसे n मान लें तो n की वैल्यू होगी 4। अब आप इसको अगर 0 की न्यूनतम संख्या निकालें, जैसे आपसे कोई कहे कि इसमें शून्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपकी हो जाती है n इंटू n माइनस 1/2। कैसे? चलिए इसी पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ n यानी इस आव्यूह की कोटि क्या है? 4 क्रॉस 4, तो यानी n हो जाएगी 4 और ये 4 में से 1 गया 3/2, तो ये आपका हो रहा है 6।
और अब आप जीरो गिन सकते हैं कि कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो ये हुई आपकी शून्यों की न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम की शर्त क्यों, अधिकतम की क्यों नहीं? देखिए क्योंकि इनमें भी कोई एक आध एलिमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए। तो यहाँ क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो न्यूनतम संख्या का पूछा जाएगा। अब कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई आपके कोई आर्ग्यू है कि ये 6/6 का है, ठीक, यानी जो 6 ऑर्डर का कोई वर्ग आव्यूह है। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर ये आव्यूह त्रिभुजाकार है तो शून्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसकी ट्रिक सिंपल है, आप ये लगा देंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 6 - 1 क्या हुआ 5, तो आपके इसमें 15 जीरो आएंगे। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना मैट्रिक्स का पार्ट 2। इसमें मैंने आपको ये 10 इंपॉर्टेंट टाइप बताए। नेक्स्ट हम पार्ट में बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का अनुरेख, और दूसरी इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों की समता या समानता। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उन दोनों पे मैं कंपटीशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, जिससे कि जो डेली के अपडेट्स हैं इस चैनल पर वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।